गुड मॉर्निंग गर्ल्स। नेक्स्ट हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर सेकंड मेथड है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। इससे पहले आप करंट परचेजिंग पावर मेथड कर चुके हो। करंट परचेजिंग पावर मेथड के अंदर क्या था कि आपको हर एक चीज़ का इंडेक्स दिया होता था। उस इंडेक्स के बेस पे आप क्या निकालते थे, करंट प्राइस निकाल लेते थे, एसेट्स का, कॉस्ट ऑफ सेल का, किसी भी चीज़ का। ठीक है, जो आइटम आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस शीट या फिर कह सकते हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करते थे। यहाँ पे भी सेम है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी एसेट्स होंगी उनको आप करंट कॉस्ट के लिए उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को लेके चलोगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब यानी आपके पास जो एसेट्स पड़ी है, अगर आप उसकी जगह पे आज दूसरी एसेट्स परचेज करो तो आपको कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है, वो होती है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे भी जैसे कॉस्ट ऑफ सेल वहां पे निकालने का अलग मेथड था, यहाँ पे निकालने के लिए उसका अलग मेथड होता है। यहाँ पे हिस्ट्रिकल कॉस्ट और जो आपकी करंट कॉस्ट है दोनों को क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। चल देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती हैं। देखो इसके अंदर एडजस्टमेंट होगी, जैसे वहां पे कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट की थी आपने लीफो या फीफो मेथड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लीफो या फीफो मेथड यूज नहीं होगा, बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट करने के लिए जो आपकी सेल की जो यानी जो आपकी मटेरियल यानी परचेज जो आपने किया था मटेरियल, उसकी जो हिस्ट्रिकल कॉस्ट है और जो आज कॉस्ट है, ठीक है, आज सेल कर आज उस मटेरियल की जो कॉस्ट है उनके दोनों के डिफरेंस को हम लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, लेकिन उनके कौन सा प्राइस, करंट प्राइस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट आपको पता है ना कौन से इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है, एवरेज के अकॉर्डिंग। क्योंकि सेल और परचेज ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनके लिए कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता, बल्कि आपकी पूरे साल चलती रहती है। ठीक है, इसीलिए हम इंडेक्स यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, एवरेज यूज करते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, गियरिंग एडजस्टमेंट, इन चारों के निकालने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड है। सबसे पहले हमारा आता है कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट क्या है, ये हमारी स्टॉक कंज्यूम्ड इन सेल, सेल करने के लिए यानी सेल जो मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है प्रोडक्ट, उसके लिए जो हमने स्टॉक यूज किया, मटेरियल यूज किया, उसकी करंट वैल्यू और उसकी हिस्ट्रिकल वैल्यू, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। एडजस्टमेंट करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग। इसका नीड क्यों पड़ती है, बिकॉज जब हमने परचेज किया मटेरियल और जब सेल किया, इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, टाइम गैप आ जाता है। बिल्कुल सेम है, वैसे ही इंडेक्स यूज करने हैं, बस थोड़ा सा मेथड अलग है। देखो इसका फॉर्मूला, देखो या तो आप ऐसे कर लो या आप क्या कर लो, वैसे यही मेथड ठीक है कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक और परचेज है इनकी करंट वैल्यू निकालने के बाद इनकी क्लोजिंग स्टॉक की करंट वैल्यू को आप क्या कर दो, लेस कर दो। और मेथड क्या है, वही पुराना कि जैसे सेल ली है मैंने, सेल का जो हिस्ट्रिकल वैल्यू है मल्टीप्लाई एवरेज इंडेक्स डिवाइड बाय, जैसे क्लोजिंग ले रही हूँ मैं, नहीं सेल के लिए जो ओपनिंग सेल है, नहीं क्लोजिंग यूज कर रही हूँ, क्लोजिंग क्योंकि जब सेल कब हो रही है इसका इंडेक्स आपको दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर दूंगी। इसके अंदर है ये फॉर्मूला COSC यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एडजस्टमेंट। सी का मतलब यहाँ पे है जो क्लोजिंग स्टॉक की हिस्ट्रिकल वैल्यू है, ओपनिंग स्टॉक की हिस्ट्रिकल वैल्यू माइनस, दोनों के लिए मैं एवरेज इंडेक्स यूज कर रही हूँ उस पीरियड के लिए, डिवाइड क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए इंडेक्स कौन सा यूज किया जाता है बाय में, क्लोजिंग इंडेक्स, और ओपनिंग के लिए कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता है, ओपनिंग इंडेक्स। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एक। जैसे हमारे पास दे रखा है हिस्ट्रिकल कॉस्ट दे रखी है और इंडेक्स दे रखा है सबका, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दे रखी है, परचेज की वैल्यू दे रखी है, सेल की वैल्यू दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है। ठीक है, पुराने मेथड के अकॉर्डिंग मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल कितने हैं, यानी हिस्ट्रिकल कॉस्ट के बेस पे मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल कितने हैं, 480। ठीक है, ये तो हिस्ट्रिकल कॉस्ट के बेस पे है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मुझे इसमें से क्या लेस करना है, जो करंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। ठीक है, उसको लेस कर दूंगी मैं। इस मेथड से मत करो, आप डायरेक्ट इस मेथड से कर लो। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की हिस्ट्रिकल वैल्यू है 80,000, ओपनिंग स्टॉक की हिस्ट्रिकल वैल्यू है 60,000, माइनस एवरेज इंडेक्स इसने दे रखा है 180, क्लोजिंग स्टॉक 80, क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज कितना है 200 और ओपनिंग स्टॉक का कितना है 160। करने के बाद आपके पास हिस्ट्रिकल जो करंट के अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट आई
15,500 की, हम इसको कहाँ से लेस करेंगे? हिस्ट्रिकल कॉस्ट ऑफ सेल में से। हमारे पास ये आ जाएगा एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल। इसको कहाँ पे लेके जाओगे? पीएल के अंदर आप इसको ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है यहाँ पे डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कैसे एडजस्ट करते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, जो आज क्या है यानी करंट में किसी एसेट्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, वहाँ वो क्या करते हैं हम लेस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट अंडर सीसीए इज द डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन ऑन करंट कॉस्ट बेसिक। जो हमारा करंट कॉस्ट बेसिक पर जो डेप्रिसिएशन आया था उसमें से हिस्ट्रिकल कॉस्ट बेसिक का डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, जैसे हमने ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल का किया था। अब देखो करंट का जो हम जो डेप्रिसिएशन ले रहे हैं वो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी क्या है? फिक्स नहीं रहती। जैसे मैंने 1 जनवरी के अकॉर्डिंग मैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेके चल रही हूँ, बिकॉज प्राइस है, प्राइस तो चेंज होता रहता है। 1 जैन के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट कुछ और थी, लेकिन जब मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ लास्ट जो ईयर के एंड में अकाउंटिंग कर रही हूँ उस टाइम रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? अलग है। अब मैं कौन सी के अकॉर्डिंग निकालूं? तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एवरेज ले लेती हूँ, दोनों रिप्लेसमेंट कॉस्ट का एवरेज निकाल लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग करंट कॉस्ट निकालती हूँ। ठीक है, करंट कॉस्ट उस रिप्लेसमेंट कॉस्ट की यानी एवरेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट की करंट कॉस्ट में से मैं क्या कर दूंगी, जो हिस्ट्रिकल कॉस्ट बेस पे डेप्रिसिएशन आएगा वो लेस करके मेरा डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट निकल आएगा। ठीक है, आपको पता है ये कहाँ पे जाता है? ये पीएल के अंदर जाएगा, एक्सपेंस है। अब जैसे एग्जांपल ले रखा है, इसके अकॉर्डिंग फीस इफ एन एसेट हैज अ, ऊपर से देखो, for example if an asset has a replacement cost of 4 lakh on 1st April 2017 and 5 lakh on 31st March 2018। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखो 1 अप्रैल को 2017 को 4 लाख की थी, 31 मार्च को कितनी होगी? बढ़ गई है, 5 लाख हो गई। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 विल बी चार्ज ऑन द एवरेज वैल्यू ऑन 450। ठीक है, 450 बिकॉज क्या कर दिया? अब देखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमने चलना है, तो 4 + 5 9 डिवाइड बाई 2 एवरेज निकलाया 450। तो ये करंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट 450 आया है। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, ये देखते हैं कि हमारी एसेट्स की लाइफ कितनी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे? डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। जैसे कि जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन 4,50,000 की थी रिप्लेसमेंट एवरेज कॉस्ट, मल्टीप्लाई जो हमारी ईयर है 10 ईयर के लिए है, इसको 10% कर लो या 1/10 करके भी निकाल सकते हो। 45,000 आ गया हमारा करंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, हिस्ट्रिकल के अकॉर्डिंग जो हिस्ट्रिकल वैल्यू थी उसकी। ठीक है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग हिस्ट्रिकल, तो हमारे हिस्ट्रिकल जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे लगेगा? दोनों की देखो ऊपर लिखा हुआ ना, हिस्ट्रिकल वैल्यू ऑफ एसेट 1 लाख, इसके अकॉर्डिंग हमारा 10,000 35,000 का हमारा डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब देखो जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, तो उस टाइम आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी आप एसेट्स की क्या वैल्यू आप उसके अंदर लिखोगे? बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग लिखेंगे हम तो, क्योंकि हम बैलेंस शीट कब बनाते हैं? लास्ट में बनाते हैं, तो क्लोजिंग वैल्यू उसकी लेके चलते हैं एसेट्स की। लेकिन आप डेप्रिसिएशन कैसे दिखा रहे हो? उसकी एवरेज के बेस पे दिखा रहे हो डेप्रिसिएशन, तो आप 45,000 का। ठीक है, अब वैल्यू तो आप क्लोजिंग की ले रहे हो, डेप्रिसिएशन आप एवरेज के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो ये तो मैचिंग कंसेप्ट नहीं हुआ ना। तो आप क्या करते हो? एक एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालते हो। मीन्स जो आपका क्लोजिंग जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन आएगा, उसमें से हम क्या कर देंगे, हमारा जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो लेस कर देंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, ऊपर के अकॉर्डिंग है जो 5 लाख की हमारी जो लास्ट की वैल्यू थी, बट द डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड ऑन 450 के अकॉर्डिंग लगाया है, तो 45,000 डेप्रिसिएशन लगा 4,50,000 पे और 5 लाख पे 50,000। तो 5,000 का जो हमारा ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा दोनों को लेस करके, इसको कहाँ लेके जाएंगे हम इसको पीएल में नहीं दिखाते, बल्कि एक अलग से रिजर्व बनाते हैं, इसका करंट कॉस्ट रिजर्व अकाउंट, वहाँ पे हम इसको डाल देते हैं।
देन हमारे पास एक है बैकलॉग डेप्रिसिएशन। बैकलॉग डेप्रिसिएशन का मतलब ऐसा डेप्रिसिएशन जो क्या हो चुका है, पहले से ही एडजस्ट हो चुका है। देखो बैकलॉग डेप्रिसिएशन क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज ऑलरेडी चार्ज, जो पहले हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो, यानी आप एक तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ पे एडजस्ट करते हो। अब मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं कि मैं पिछले 4 साल से एक मशीनरी पे हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसका डेप्रिसिएशन आया 1,90,000। तो ये कहता है, ये मेथड कहता है कि जब आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को लिख रहे हो ना, तो आप पिछले वाला भी जो आपका डेप्रिसिएशन है वो भी इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। ठीक है, उसको बोलोगे आप, उस डेप्रिसिएशन को बोलोगे बैकलॉग डेप्रिसिएशन। ये निकलेगा कैसे, एनुअल डेप्रिसिएशन ओवर हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे जो आप एनुअल डेप्रिसिएशन लगा रहे थे उसमें से आप एडजस्ट कर दोगे करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को। ट्रांसफर कहाँ पे होगा, ये भी करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 8th क्वेश्चन, ए न्यू मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2012 एट कॉस्ट ऑफ 8 लाख। यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन वॉज एस्टिमेटेड एट 10 ईयर। 10 साल के अकॉर्डिंग हमने चलना है। 1 अप्रैल 2012 को लगाया था, को हमारे पास मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट थी 8 लाख। एक नई मशीन है, उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2017 को 14 लाख है। ठीक है, इट इज अवेलेबल, और 31 मार्च 2018 को इसकी वैल्यू कितनी है, 16 लाख है। कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रिपेयर इट्स अकाउंट ऑन करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मैथड के अकॉर्डिंग वो अपने अकाउंट को प्रिपेयर करना चाहते हैं। सारे डेप्रिसिएशन हमने इस पर चार्ज करने हैं। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट निकालेंगे। अब दोनों की करंट ईयर की वैल्यू हमने लेनी है। करंट वैल्यू ऑफ मशीन 1 अप्रैल को 14 लाख की थी और 31 मार्च को ये 16 की हो जाती है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहाँ के अकॉर्डिंग आएगी, इसकी एवरेज के अकॉर्डिंग। एवरेज कितना आ गया, 15 लाख का। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 10 ईयर के लिए ना है ना, इसलिए 1/10 करके 1,50,000 इसका डेप्रिसिएशन आ गया। हिस्ट्रिकल कॉस्ट के बेस पे 8 लाख पे हिस्ट्रिकल कॉस्ट कितनी है इसकी, स्टार्टिंग के अंदर 12 के अंदर 8 लाख। तो इन दोनों के डिफरेंस यानी डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कितना हुआ हमारा, 70,000 का। ठीक है, अब देखो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो इसकी 15 लाख है, ये नहीं लिख रहे हम बैलेंस शीट के अंदर। हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो लास्ट में इसकी वैल्यू है, यानी 31 मार्च 2018 में जो वैल्यू है 16 लाख। तो हम डेप्रिसिएशन को भी इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, जो हमारा क्या निकलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन निकलेगा। 16 लाख पे डेप्रिसिएशन आपका 1/10 करके 1,60,000, जबकि जो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो, यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप लगा रहे हो 1,50,000, तो 10,000 का क्या है आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन। आगे आपका है बैकलॉग डेप्रिसिएशन, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आपका है पिछले सालों का जो डेप्रिसिएशन है। अब देखो 1 अप्रैल 2012 की आपकी एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद 17 में आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, कितने साल हो गए, यानी आपको 5 साल, यानी पिछले 5 साल का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आपको एडजस्ट करना है। हिस्ट्रिकल बेस पे उसकी वैल्यू क्या थी, 8 लाख थी, ऊपर 12 में 8 लाख है। 10 ईयर के लिए निकाल रहे हो आप, 5 साल की उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 4 लाख। और 17 में भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो रही है। ये देखो एक बार इसका 17 लास्ट में हो रही है, 16 18 के अकॉर्डिंग। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके अकॉर्डिंग कितना आया, 16 पे 8 लाख। ठीक है, तो आपका जो बैकलॉग डेप्रिसिएशन कितना होगा, 4 लाख। यानी हिस्ट्रिकल, यानी जो आपने अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो उसकी है लास्ट में 16 लाख, उसके अकॉर्डिंग आपका डेप्रिसिएशन 8 लाख का बनता था। लेकिन पिछले जो 5 सालों से आप डेप्रिसिएशन कितना पे कर रहे थे, 4 लाख पे कर रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बैकलॉग डेप्रिसिएशन है वो 4 लाख का एडजस्ट होना चाहिए, जो कि रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारी पीएल के अंदर जो ट्रांसफर होगी, हिस्ट्रिकल कॉस्ट बेस पे आपका डेप्रिसिएशन कितना था, 80,000, एडजस्ट कितना किया, 70, दोनों को ऐड करके आपका कहाँ चला गया, पीएल के अंदर डेबिट हो गया। ठीक है, मशीन की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो लास्ट में वो है उसकी वैल्यू 16 लाख है, उसके अकॉर्डिंग मशीन की वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट आपका मेथड होगा, ये करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व बनाओगे ना, उसके अंदर वैल्यू आएगी जो आपकी कि कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है। बैकलॉग डेप्रिसिएशन को आप लेस कर दोगे और एडिशनल डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखा दोगे, दोनों में से जो आपके जितने भी सीसी वैल्यू क्या है इंक्रीज होगी। ठीक है, देखो 9 एंड 60 की वैल्यू भी इसने निकाल के दे रखी है कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें निकाल रहे हो आप। नेक्स्ट आपका होगा गियरिंग, हाँ, मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट भी बिल्कुल सेम निकाल दी है कि आपने जितनी भी एडजस्टमेंट अभी तक की, इसके लिए वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आ रहा है, ये चीज़ की एडजस्टमेंट आप करते हो। ठीक है, ये बिल्कुल कॉस्ट ऑफ सेल की तरह ही है, वही फॉर्मूला लगाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, वहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग ले रहे थे, यहाँ पे मॉनेटरी क्लोजिंग और ओपनिंग लेनी है, बाकी बिल्कुल सेम है। ये कर लेना, बिल्कुल सेम है, ये कुछ भी अलग नहीं है। ओपनिंग वर्किंग कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल का पता ही है कैसे निकलती है। करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी जो दे रखा होगा उसको एडलेस करके। नेक्स्ट आपका गियरिंग एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अदरवाइज मेरे को सेकंड वीडियो बनानी पड़ेगी मैं, या अगर समझ नहीं आया तो सेकंड वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे।